25 वर्षीय सुनीता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की मूल निवासी थी। माता पिता की 4 संतानों में सबसे अधिक सुंदर व चंचल सुनीता की मां का नाम निर्मला और पिता का नाम जगदीश लाल था। 3 बहनों में इकलौता भाई प्रवीण था। जगदीश स्थानीय दाना मंडी में पल्लेदारी करता था। फसल कटने के बाद जब मंडी में अनाज की आवक होती तब पल्लेदारों का काम बहुत बढ़ जाता था। न तो किसी को पर्याप्त विश्राम का समय मिलता था, न भोजन के लिए कोई पल्लेदार घर जा पाता था। आवक के उन दिनों में सुनीता ही पिता को भोजन देने आदत पड़ जाती थी। लंच टाइम होने पर केवल जगदीश को सुनीता का इंतजार नहीं रहता। नई उम्र के कुछ पल्लेदार भी उसकी राह तकते रहते। हसीना आए तो आंखें सेकें। सुनीता का रूप सभी को लुभाता था। मंडी में काम करने वाले अनेक युवक सुनीता पर डोरे डालने के प्रयास में लगे रहते थे। सुनीता ने हाल ही में आयु का 16वां वसंत देखा था। उम्र का यह वह पड़ाव होता है जिसमें लड़कों की छेड़छाड़ मन को गुदगुदाती है। सुनीता भी लड़कों की आंखों से आंखें मिलाते उनके फिक्रे सुन राह चलती रहती। वह अपने साथ पढ़ने वाले रवि नामक लड़के से एंगेज थी। दोनों हम उम्र थे, दोनों के बीच जिस्मानी संबंध भी थे। कुछ दिन में सुनीता के मोहल्ले में चर्चा होने लगी। जगदीश की बेटी रवि के साथ पुराने किले के खंडहर में जाती है। बात जगदीश के कानों तक पहुंची तो उसने बेटी से कैफियत तलब की। सुना है तुम रवि के साथ खंडहर में जाती हो। सुनीता को लगा कि इनकार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, कभी कभी रवि मुझे वहां ले जाता है। तुम दोनों वहां क्या करते हो? इस सवाल का जवाब तो सुनीता के पास था, मगर जुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। अपराधिनी की भांति सिर झुकाए हुए वह चुप खड़ी रही। सुनीता ने भले ही उत्तर नहीं दिया, मगर जगदीश समझ गया कि खंडहर में दोनों क्या करते होंगे। जगदीश के दिल पर छुरी तो चली, मगर कर भी क्या सकता था। उसने बेटी को सख्त ताकीद की कि आइंदा वह रवि के साथ खंडहर में न जाए और उससे दोस्ती तोड़ ले। सुनीता को भी शायद मामले की संजीदगी का एहसास हो गया था, अतः उसने पिता से वायदा किया कि अब भूले से भी खंडहर में नहीं जाएगी और रवि से दोस्ती भी तोड़ लेगी। सुनीता ने भले ही पिता को आश्वस्त कर दिया, पर इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद जगदीश चुप बैठने वालों में नहीं था। उसे दुनिया का गहरा अनुभव था। वह समझ गया कि लड़की को देह के रोमांच की हवा लग गई है, इसलिए वह पुनः रोमांच की प्राप्ति का जतन करेगी। आज उसका साथी रवि है तो कल को दूसरे साथी हो सकते हैं। चस्का यथास्थान रहेगा, केवल साथी बदलते रहेंगे। जगदीश के कुनबे में 16 साल लड़की का विवाह कर देने की रिवायत थी। सुनीता भी 16 वर्ष की हो गई थी, अतः जगदीश ने युद्ध स्तर पर भावी दामाद की तलाश शुरू कर दी। एक दिन जगदीश के मामा ने उसे दर्शन कुमार के बारे में बताया। दर्शन पंजाब के जिले अबोहर में स्थित आर्य नगर मोहल्ले की गली नंबर 7 में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी मां का नाम शारदा देवी और पिता का नाम वीरू राम था। वीरू स्थानीय सेतिया कॉटन मिल में मुलाजिम था। दर्शन का एक बड़ा भाई भी था, विक्रम कुमार। उसका अपना व्यवसाय था। दर्शन पशुओं के क्रय विक्रय में दलाली करता था। दोनों पार्टियों से मिलने वाले कमीशन से वह खासा पैसा कमा लेता था। जगदीश निर्मला और प्रवीण को लेकर अबोहर गया। उसे लड़का भी पसंद आया और परिवार भी, अतः उसने विवाह की चर्चा की। वीरू ने अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ जाकर लड़की देखी। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से रिश्ता तय हो गया। सगाई की रस्म के बाद सन 2008 में एक दिन शुभ मुहूर्त में सुनीता व दर्शन का विवाह हो गया। हनुमानगढ़ से विदा होकर सुनीता अबोहर आ गई। मन ही मन में सुनीता खुश थी। आज उसकी सुहागरात जो थी। सुनीता के हसरतों पर पहला पत्थर तब गिरा जब दर्शन सुहागरात मनाने उसके पास आया। दर्शन ज्यों ही पलंग पर बैठा, उसकी सांसों से आने वाली गंध से सुनीता का जी मिचला उठा। दुर्गंध असहनीय हुई तो उसने घूंघट उठाए जाने का भी इंतजार नहीं किया। खुद ही घूंघट पलट कर दर्शन के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। तुम्हारी सांसों से यह कैसी गंध आ रही है? दोस्तों के साथ चिलम से गांजे का दम लगा लिया। दर्शन ने साफ गोई से जवाब दिया, सांसों से वही महक रहा होगा। सुनीता के दिल में कांटा सा चुभा। बाप रे, मेरा पति नशेड़ी। मनोभावों को नियंत्रण में रखकर उसने पूछा, तुम गंजेड़ी हो? दोस्तों के साथ कभी कभी चिलम खींच लेता हूं। दर्शन ने अपनी बुराई पर पर्दा डालते हुए दुल्हन को बहलाने की कोशिश की। इसमें बुरा क्या है? भांग हो या गांजा, भगवान शिव का प्रसाद है। साधु संत भी भांग छानते हैं या गांजे का दम लगाते हैं। शादी की पहली रात थी, इसलिए सुनीता पति से बहस करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मन मसोस कर चुप रही। दुल्हन से चंद औपचारिक बातें करने के बाद दर्शन ने सुहागरात की रस्म निभाने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने मुंह से मुंह मिलाया तो गांजे के साथ तंबाकू की भी गंध सुनीता के फेफड़ों में समा गई। सुनीता जान गई कि दर्शन केवल गांजा नहीं पीता, बल्कि तंबाकू भी मुंह में दबाता या चबाता है। सुनीता को अपना दिल टूटता सा प्रतीत हुआ।
पहली रात को पति के ये दो व्यसन उसके सम्मुख जाहिर हुए। क्या पता वह और कौन से नशे करता हो। इस आदमी की नशे की लत छुड़ाए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। कभी सांस रोक कर, कभी मुंह फेर कर सुनीता ने सुहागरात की रस्म निभाई। कुछ दिनों बाद जब सुनीता पर से नई नवेली दुल्हन होने का ठप्पा हट गया, तब उसने पति को समझाया, गांजा हो, तंबाकू या कोई दूसरा नशा सेवन करना अच्छी बात नहीं है। इससे कैंसर जैसा जानलेवा रोग होने की संभावना बनी रहती है। रोग न भी हो तो मुंह व सांसों से बदबू आती है, लिहाजा कोई अच्छा आदमी पास बैठना पसंद नहीं करता। दूसरे की क्या कहूं, तुम्हारे मुंह और सांसों से सांसें मिलाते हुए मुझे भी उबकाई आती है, जिसके कारण दूसरे लोग नापसंद करें, उस चीज से तौबा कर लेना चाहिए। तुम भी नशे से तौबा कर लो। सुनीता ने दर्शन को समझाया ही नहीं, उससे लड़ी झगड़ी, मगर कुछ भी नतीजा नहीं निकला। दर्शन ने न तो गांजा छोड़ा, न तंबाकू, दंधाती सांसें छोड़ता हुआ वह हर रात सुनीता की संगत करता। संसर्ग के परिणाम स्वरूप सुनीता गर्भवती हुई तो परंपरानुसार प्रसव के लिए दर्शन उसे हनुमानगढ़ छोड़ आया। मायके में ही सन 2009 में सुनीता ने पुत्र नंदू को जन्म दिया। सोहर के बाद सुनीता गोद में बेटा लेकर ससुराल आ गई। सुनीता और दर्शन का दाम्पत्य कभी नर्म कभी गर्म बीतता रहा। सन 2011 में सुनीता ने दूसरी संतान के रूप में मंगल को जन्म दिया। तो पुत्रों के जन्म के बाद भी दर्शन को अक्ल नहीं आई। वह पहले की भांति नशे की दुनिया में विचरण करता रहा। 2 संतानें जरूर हो गई थीं, लेकिन सुनीता को सेक्स का वास्तविक आनंद दर्शन के साथ कभी नहीं आया था। रुकी फीकी जिंदगी उसकी गुजरती रही। सन 2012 में विक्रम ने अबोहर के ही राजीव नगर में निजी मकान बनवा लिया और बीवी बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गया। आर्यनगर वाले घर में सुनीता सास ससुर पति तथा 2 बच्चों के साथ रह गई। पड़ोस में इंद्र कुमार का मकान था। दूर के रिश्ते में वह दर्शन का बड़ा भाई था। इंद्र कुमार के परिवार में पत्नी के अलावा 4 संतानें थीं। उनमें सबसे बड़ा था 19 वर्षीय प्रवीण कुमार। दर्शन का बड़ा भाई विक्रम अपने परिवार के साथ नए मकान में रहने गया तो दर्शन के घर में प्रवीण की कुछ अधिक ही आमद होने लगी। वह ऐसे समय पर आता जब सुनीता घर में अकेली हो। चाची चाची कहते हुए वह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता। प्रवीण के ऐसा करने का कारण भी अजीब था। प्रवीण और सुनीता का कोई मेल नहीं था। प्रवीण 19 वर्ष का था, सुनीता 25 वर्ष की। प्रवीण भतीजा था, सुनीता चाची, प्रवीण कुंवारा था। सुनीता 2 पुत्रों की मां। इसके बावजूद प्रवीण का मन सुनीता पर डोला हुआ था। सुनीता उसकी ड्रीम गर्ल बनी हुई थी और हर कीमत पर वह उसे हासिल करना चाहता था। अपनी इसी मंशा को पूरा करने के लिए प्रवीण सुनीता के आगे पीछे मंडराता और अपनी लच्छेदार बातों से उसे लुभाने की कोशिश करता। सुनीता प्रवीण का मन समझती थी। मन ही मन वह खुश होती थी कि 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद उसमें अब भी ऐसी कशिश है कि प्रवीण जैसा कुंवारा लड़का उस पर जान छिड़कता है। यह अलग बात है कि सुनीता ने न कभी प्रवीण की ख्वाहिशों को हवा दी, न उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बस चुप रहकर वह मन ही मन में मजा लेती रही। उस दिन प्रवीण ने दर्शन को वैवाहिक समारोह में जाते देखा। सब थे पर उनमें सुनीता नहीं थी। प्रवीण समझ गया कि सुनीता घर में अकेली है। सूना घर और सुनीता अकेली। प्रवीण का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने पहले आसपास का जायजा लिया, फिर सुनीता के घर जा पहुंचा। दरवाजा खुला था। प्रवीण बे आवाज आंगन में पहुंचा तो बाथरूम से साबुन का पानी बहता नजर आया। प्रवीण समझ गया कि सुनीता स्नान कर रही है, अतः वह चुपचाप उसके बेडरूम में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सुनीता तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से निकली। वह निश्चिंत थी कि घर में कोई नहीं है, अतः वह बाथरूम से निकलकर बेडरूम में पहुंची और आईने के सामने खड़े होकर तौलिया खोल दिया। बेड पर बैठे प्रवीण ने सुनीता को निर्वस्त्र देखा तो उसके रक्त में उबाल आने लगा। वह उठा और सुनीता से लिपटकर कामुक क्रीड़ा का शुभारंभ कर दिया। सुनीता के होश बहाल हुए। उसने कमजोर सा विरोध भी किया, मगर फिर वह भी वासना के सैलाब में बह चली। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। सुनीता ने पहली बार खुलकर संसर किया। सुनीता को प्रतीत हुआ कि उसका नारी होना मानो आज सार्थक हुआ है। नारी उसी पर जान छिड़कती है जो तन के साथ मन को भी छूने में सक्षम हो। प्रवीण ने सुनीता की आत्मा को स्पर्श किया तो वह भी उस पर जान छिड़कने लगी। प्रवीण घर का लड़का था। उसके आने जाने पर न किसी को आपत्ति थी, न कोई अन्यथा लेता था। अतः 3 वर्ष तक उसका और सुनीता का अवैध संबंध निर्विघ्न चलता रहा। भेद तब खुला जब एक रात शारदा देवी की अचानक नींद खुली और उसने सुनीता व प्रवीण को रास रचाते देख लिया। शारदा ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो प्रवीण अपने कपड़े समेटकर भाग गया। वह पूरी रात शारदा सुनीता को गालियां देती रही। दर्शन ने भी सुनीता को बुरी तरह पीटा।
सुबह होते ही शारदा ने बड़े बेटे विक्रम को बुला लिया। इसके बाद जगदीश को फोन करके उसे बेटी की काली करतूत बताई गई। इस मामले को निपटाना है, आप अबोहर आ जाइए। जगदीश ने यह कहकर आने से मना कर दिया। सुनीता कभी मेरी बेटी हुआ करती थी, अब वह आपकी बहू है। काम भी वह आपके घर में करते पकड़ी गई है, इसलिए यह आपका घरेलू मामला हुआ। अपने घर का विवाद आप लोग ही निपटाए। जगदीश ने आने से मना किया तो शारदा व विक्रम ने इंद्र कुमार को प्रवीण सहित घरेलू पंचायत में बुलाया। इंद्र कुमार ने वस्तुस्थिति जानी तो सबके सामने जूते से प्रवीण की पिटाई की। पीटने के बाद उसे चेतावनी दी, आइंदा इस घर में आया या सुनीता से संबंध रखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। विक्रम कुमार ने भी सुनीता को जलील किया। उसके बाद नंदू व मंगल की कसम देकर उससे वचन लिया कि वह भविष्य में चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख नहीं होगी। ससुराल वालों का विश्वास खोकर सुनीता के दिन ससुराल में किसी तरह कटते रहे। आशिकी के इस मामले ने संगीन मोड़ तब लिया जब 15 जनवरी 2018 को सुबह आर्यनगर स्थित एक खाली प्लॉट में शारदा की लाश पाई गई। लाश देखने के बाद विक्रम को फोन करके बुला लिया गया। दर्शन मुक्तसर में था, उसे भी तुरंत वापस आने के लिए फोन कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर सिटी थाना 3 के थानाध्यक्ष चंद्रशेखर दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। मृतका के गले पर जिस प्रकार के निशान थे वे गवाही देते प्रतीत होते थे कि गला घोंटकर वृद्धा की हत्या की गई है। तहकीकात से मालूम हुआ कि बीती रात घर में कोई पुरुष नहीं था। शारदा रात को ठीक ठाक घर में सोई थी। सुबह खाली प्लॉट में उसकी लाश कैसे मिली, इस प्रश्न का सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। तहकीकात में विक्रम कुमार ने मां की हत्या पर सुनीता और उसके प्रेमी प्रवीण कुमार पर संदेह व्यक्त किया। इसके साथ ही उनके अवैध संबंध की दास्तान भी। शक के आधार पर चंद्रशेखर ने उक्त दोनों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। मौके पर कानूनी खानापूर्ति के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। थाने लौटकर चंद्रशेखर ने सुनीता व प्रवीण से अलग अलग पूछताछ की तो कुछ ही देर में शारदा की हत्या का भेद खुल गया। सुनीता व प्रवीण एक दूसरे के हवास पर इस कदर छा चुके थे कि रिश्ता तोड़ने की कल्पना तक उन्हें कष्टप्रद प्रतीत होती थी। यही वजह थी कि पिता के हाथों जूते से पिटने के बावजूद प्रवीण सुनीता से विमुख नहीं हो सका। बच्चों की कसम खाकर भी सुनीता प्रवीण से प्रीत निभाती रही। परिणाम यह हुआ कि एक दिन फिर शारदा ने घर में ही सुनीता और प्रवीण को संसर्गरत पकड़ लिया। शारदा ने दोनों की इज्जत उतारी ही किसी से पुलिस को फोन भी करवा दिया। पुलिस आई तो शारदा बोली, ये दोनों मुंह काला करते पकड़े गए हैं, इन्हें पकड़ कर ले जाओ और जेल भेज दो, गवाही मैं दूंगी। सुनीता भी बेहियाई पर उतर आई। उसने दर्शन पर नपुंसकता का आरोप लगाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा पति ही इस लायक होता तो मैं किसी दूसरे को यार क्यों बनाती। मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से एक बालिग के साथ सेक्स और रिलेशन बनाया, वह भी गुपचुप। कानून की किताब में कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके तहत मेरा चालान किया जा सके। सुनीता का कथन सही था, अतः पुलिस बिना किसी कार्रवाई के लौट गई। आर्यनगर में एक बार फिर मसालेदार चर्चा हुई। इस वाकये के कुछ सप्ताह बाद की बात है। मुक्तसर में माघी मेला लगा हुआ था। इस मेले में दूर दूर से पशु व्यापारी आते हैं। हजारों जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। दलालों की भी खासी आमदनी हो जाती है। पशुओं की दलाली करने के लिए दर्शन भी 14 जनवरी को मुक्तसर गया था। दर्शन की अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए सुनीता ने प्रवीण को फोन कर दिया, रात 11 बजे के बाद आ जाना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। समय पर प्रवीण आ गया। सुनीता प्रवीण को एक खाली कमरे में ले गई। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपटे और वासना का खेल शुरू हो गया। इस खेल में निकलने वाली आवाजें बाहर तक जाने लगी। शारदा देवी हमेशा चौकन्नी रहती थी। इन आवाजों ने उसे चौंका दिया। वह दबे पांव सुनीता के कमरे में पहुंची तो सुनीता व प्रवीण को संसर्गरत पाया। शारदा के क्रोध का पारा हाई हो गया। वह दोनों को गालियां देने लगी। सुनीता ने सास को चुप कराने की कोशिश की, वह चुप न हुई तो प्रवीण रिश्ते की उस दादी को पीटने लगा। इसके बाद भी शारदा देवी की जुबान कैंची की तरह चलती रही तो आंखों आंखों में बात करके उन्होंने हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद करने का निर्णय ले लिया। शारदा के ही दुपट्टे से गला घोंटकर उन्होंने उसकी लीला समाप्त कर दी। इसके बाद वे शव को करीब ही स्थित खाली प्लॉट में फेंक आए। अभियुक्तों की अपराध स्वीकारोक्ति के बाद चंद्रशेखर ने उनके विरुद्ध धारा 302 और 34 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। फिर दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।